नमस्कार दोस्तों, आपके इस आर जनरल अफेयर्स चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमने इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने डाले उसमें एक सीरीज हमने चालू की थी और उस सीरीज में हमने ग्रेविटेशंस के कुछ पोर्शंस को मैंने किया था और कुछ पोर्शंस उसके भी बचे हुए हैं जिसे मैं कुछ और वीडियोस में मैं लाऊंगा। और ख़ास करके हमने बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश की थी इमरजेंसी के कुछ सीरीज़ हमने स्टार्ट किए जिसमें हमने इमरजेंसी के बेसिकली आर्टिकल 352 को हमने कवर करने का प्रयास किया। उसके 2-3 वीडियोस मैंने बनाए और आई होप कि आप लोगों को वो वीडियोस जो है जितने भी वो अच्छे लगे होंगे। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इमरजेंसी के एक बिल्कुल नए रूप को पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 का सीधा शब्द है नेशनल इमरजेंसी। हालांकि ये शब्द संविधान में नहीं है, हमने ये बातें अच्छे से आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो हमने 352 को पढ़ा जो नेशनल इमरजेंसी है पूरे देश में, आपातकाल या देश के किसी एक भाग में। आज हम इमरजेंसी के बिल्कुल एक नए रूप को पढ़ेंगे जो सीधे राज्य सरकारों पर फोकस करता है, सीधे राज्य की सरकार पर हमला करता है और राज्य की शासन व्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाए इसके बारे में कुछ अपने निर्णय देता है। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसके बारे में विरोधाभास पूरे देश में हमेशा चले हैं। आर्टिकल 356 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसे आमतौर पर हम लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, राज्य आपात। प्रचलन में इसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। हालांकि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं नहीं हुआ है। हमारे संविधान में इसके लिए कुछ और शब्द कहे गए हैं, मैं उस वर्ड पे आऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी की जिस पृष्ठभूमि को हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी के ये कह सकते हैं जिस प्रावधान को हम पढ़ेंगे वो अपने आप में एक विरोधाभास है। इसलिए विरोधाभास है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी ये अपेक्षा नहीं की थी कि इस आर्टिकल का इतना दुरुपयोग होगा। हालांकि इसके सदुपयोग भी हुए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान के उपबंधों को, संविधान के जो प्रोविजंस हैं, उसमें जो आर्टिकल सब हैं, उसके जो भाग हैं, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन सब बने हुए हैं, उनके अच्छे प्रयोग की कल्पना संविधान सभा के सभी सदस्यों ने की थी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जो है अनुच्छेद 356 जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अनुच्छेद 352, एक और अनुच्छेद है 360, और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में संविधान सभा के लोगों को इस बात की थोड़ी बहुत आशंका थी कि इस तरह के प्रावधान को संविधान में इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्यों है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया, और शामिल करने के पीछे उनके बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण तर्क थे। लेकिन उन तर्कों के विपरीत में भी कुछ तर्क थे कि इन प्रावधानों को संविधान में आखिर शामिल करने की जरूरत क्यों है। लेकिन अपवाद के रूप में यदि आप कोई नियम किसी जन कल्याण के लिए आप बनाते हैं तो हो सकता है कि उन नियमों के दुरुपयोग भी किसी परिस्थिति में हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में उन नियमों को सस्पेंड करने वाला एक और नियम होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि अपवाद कानून से ऊपर उठ जाता है और अपवाद ही मूल कारण बन जाता है। इसीलिए हम एक्सेप्शंस को माइनर वे में लेके चलते हैं कि ये चीजें शायद हो सकती हैं। लेकिन शायद शब्द, अगर ये बातें प्रकट में आ जाए कि शायद शब्द अगर किसी चीज के लिए लगा है और वो पूर्ण रूप से होना ही शुरू हो जाए, तब शायद शब्द जो है ना अपनी गरिमा खो देता है। फिर वो शायद नहीं रहता है, वो तो स्वाभाविक हो गया, हमेशा हो रहा है। और ऐसे ही आज इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इस तरह की इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत पत्र की संज्ञा ऐसे दी थी। लेकिन अचानक से वो मृत पत्र जीवित हुआ और जीवित होकर इस तरीके के हमले राज्य सरकारों पर किए जिसके बारे में सही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये पत्र, यहाँ पे पत्र कहने का मतलब कोई लेटर नहीं है, पत्र ये प्रावधान है। इन प्रावधानों का प्रयोग शायद ही कभी होगा। पर 1990 के समय में, 92 के समय में, 77, 78, बिहार में 1968, 1985, ये सब समय में बहुत ऐसे सिचुएशंस हुए जिनमें बिहार में, यूपी में, पंजाब में, केरला में इस प्रावधान का बहुत दुरुपयोग हुआ। कई बार सदुपयोग भी हुआ, ज्यादातर दुरुपयोग होने स्टार्ट हो गए।
और इसी इमरजेंसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल हमारे संविधान में चल रहा है वो आर्टिकल है आर्टिकल 356। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही विवादास्पद जो है ना, बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है। इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों साथ चला हमारे संविधान में, जिसकी वजह से इस पर कई बार क्वेश्चन मार्क लगे और सर्वोच्च न्यायालय को इस आर्टिकल के साथ खड़ा होना पड़ा ताकि वो इस आर्टिकल के दुरुपयोग को बचा सके, और सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा। तब जाकर आज के डेट में इस आर्टिकल का इस्तेमाल करना बहुत ही कठिन है। फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूं इस आर्टिकल को पढ़ाना शुरू करता हूं। आप सोचिए कि मान लिया जाए कि ये केंद्र सरकार है, केंद्र है, और ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार है। केंद्र सरकार के पास अपने नियम चलते हैं, इनके बहुत सारे नियम हैं, और राज्य सरकारों के भी पास अपने बहुत सारे नियम हैं। सोचिए हमारे देश में संविधान सभा के लोगों ने जो ऐसी व्यवस्था बनाई होगी, तो केंद्र की शासन प्रणाली किस तरीके से चलेगी, कैसी शासन प्रणाली होगी केंद्र की, और राज्य की शासन प्रणाली कैसी होगी, इसके बारे में संविधान सभा ने बहुत कुछ सोचा। और हमने इस बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि फेडरल सिस्टम, संघात्मक का मतलब होता है कि कुछ नियम कानून केंद्र को दिए गए और कुछ नियम कानून राज्य को दिए गए। ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से लिखित संविधान में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई खतरे ऐसे थे कि कई बार ऐसे होते हैं कि राज्य जो है अपने मनमाने ढंग से अपनी शासन व्यवस्था को चलाना शुरू कर दे। ऐसी सूरत में केंद्र के पास कोई ताकत होनी चाहिए जिससे वो राज्य को सही रास्ते पर ला सके, राज्य की शासन व्यवस्था जो बिगड़ गई है उसे सुधार सके। लेकिन मैं आप लोगों से ही सवाल करता हूं कि क्या इस बात की गारंटी है कि केंद्र सरकार का जो मोरल होगा, जो इसकी नीयत होगी, वो हमेशा सही हो? क्योंकि यहां पर भी तो इंसान ही होंगे ना, और हो सकता है कि स्वार्थ के बल पे ये कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य की शक्तियों को अपने ऊपर ले आए, अपने पास ले आए, अपने अंडर ले आए, और राज्य का शासन अपने तरीके से चलाने लगे। ऐसे सूरत में हमारा संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये खतरे में पड़ सकता है, और ये एक अच्छे संविधान के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से किसी व्यक्ति को आप कुछ शक्ति देते हैं, कुछ स्वतंत्रता देते हैं, कुछ उसे आप रिलीज करते हैं कि इस दायरे से आप बाहर जाओ, खुलो, आगे बढ़ो, सोचो, विचार करो, चिंतन करो, अगर यही चीजें खतरे में पड़ जाए तो वो व्यक्ति खुद अपने आप को विकसित नहीं कर पाएगा। ऐसे सूरत में अगर राज्य को भी हम शक्ति न दें तो राज्य कैसे विकसित करेगा? लेकिन इस बात की गारंटी भी नहीं है कि केंद्र सरकार जो शक्ति इसे राज्य को दे रहा है, हो सकता है कि वो शक्ति वापस भी ले ले कुछ समय के लिए। लेकिन यहां पर दो बातें निहित हो रही है। यदि राज्य सरकार की शक्ति केंद्र सरकार वापस लेता है तो तभी तक के लिए जब तक राज्य की शासन व्यवस्था फिर से संविधान के अनुरूप चलने लगे, तब तक रहेगा कि जब तक कि ये जो है राज्य सरकार की शासन व्यवस्था जो संविधान के अनुरूप चलने लगे। जैसे वो चलना शुरू हो जाएगा, राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अपना शासन चलाने लगेगा, केंद्र सरकार वापस शक्ति राज्य को दे देगा। पर इस बात की गारंटी कहां है कि केंद्र सरकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग बार बार ना करे? कई बार ऐसे हुए कि केंद्र सरकार अपने स्वार्थ के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और राज्य की शासन व्यवस्था को भंग कर दिया। इसी में अनुच्छेद 356 जो है केंद्र के पास एक महत्वपूर्ण हथियार बनकर साबित हुआ। हालांकि इन हथियारों के प्रयोग के लिए संविधान सभा ने साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बहुत ही विपरीत कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियां हो तो ही आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाए। हालांकि इसके लिए उन्होंने प्रावधान संविधान में लिख दिए थे, लेकिन उन प्रावधानों में भी बहुत सारे लूप होल हो गए, ऐसे लूप होल हो गए जिनका इस्तेमाल कर केंद्र सरकार ने राज्य की शासन व्यवस्था को कई बार अपने हाथों में लिया।
100 से अधिक बार इस्तेमाल हो चुका है आर्टिकल 356। हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो केंद्र सरकार ने किया वो हमेशा गलत ही किया, ऐसा नहीं है, कई बार सदुपयोग भी हुआ है। 2019 में रिसेंटली जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया, 2014 में दिल्ली में किया गया। इसी तरीके से 356 का प्रयोग कई बार हुआ है, अभी तक 100 से ज्यादा बार हो चुके हैं। 1990 के समय में 356 का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर जाते हैं और 356 को बढ़िया से पढ़ते हैं, एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि 356 है क्या। देखिए फ्रेंड, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 356 है, बेसिकली तौर पे इसके लिए जो शब्द चले हैं, जो प्रचलित शब्द है, वो है स्टेट इमरजेंसी, यानी कि राज्य आपात। संविधान में ये वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। दूसरा जो चलता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं नहीं है। तो फिर हमारे संविधान में इस आर्टिकल के लिए जो शब्द हैं, उन शब्दों की जो श्रृंखला है वो क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये हमारे संवैधानिक शब्द हैं जो आर्टिकल 356 के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि स्टेट इमरजेंसी बोलकर हमारे संविधान में ऐसे कोई शब्द की परिकल्पना नहीं है। प्रेसिडेंट रूल जो है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, वो भी नहीं है। हमारे संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं वो संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखी हुई। अब आप सोचिए, इन शब्दों में ही आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं। संविधान ये कहना चाह रहा है कि इस आर्टिकल का प्रयोग तब होगा जब उसके तंत्र की विफलता होने लगे। संवैधानिक तंत्र की जो मशीनरी बनी हुई है, मशीनरी बनने का मतलब यह होगा संविधान के जो प्रावधान है, किस तरीके से संविधान के प्रावधान कार्य करते हैं, राज्य सरकारों को कौन से कार्य करने हैं, केंद्र सरकारों को कौन से कार्य करने हैं। तो ये बातें लिखी गई है कि जो मशीनरी है, जो तंत्र है राज्य का, वो अगर विफल हो जाए, ऐसे सिचुएशन में क्या प्रावधान संविधान के किस तरीके से चलेंगे, केंद्र सरकार को कौन सी शक्तियां हासिल हो जाएगी, केंद्र सरकार कैसे राज्य सरकारों पर अपना शासन चलाएंगे, इस बारे में आर्टिकल 356 कहता है। अनुच्छेद 356 सीधे सीधे ये बात कहता है कि यदि राज्य में शासन व्यवस्था, ठीक है, संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही हो, यानी कि संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजंस के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति को यह समाधान या तो स्वयं हो जाए, या तो राष्ट्रपति को सेटिस्फेक्शन स्वयं हो जाए कि ये स्टेट संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, या फिर राज्यपाल रिपोर्ट सबमिट कर दे राष्ट्रपति को कि इस राज्य का संविधान, इस राज्य के जितने भी नियम कानून है, शासन व्यवस्था है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं कर रहे हैं, संविधान के प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य अपनी शासन व्यवस्था को चला पाने में असमर्थ है। ऐसे सिचुएशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ये मान चुका होगा कि इस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। ऐसे सिचुएशंस में राष्ट्रपति उस राज्य में 356 की घोषणा कर देगा कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता आ गई है और हम इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट से भी, या तो राज्यपाल रिपोर्ट सबमिट कर दे
या फिर राष्ट्रपति को यह सेटिस्फेक्शन स्वयं हो जाए कि इस राज्य का संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है या नहीं चला पा रहा है। उसे समाधान भी यदि हो जाता है कि फ्यूचर में नहीं चला पाएगा, ऐसे सूरत में भी राष्ट्रपति जो है 356 की घोषणा उस राज्य में कर सकता है। एक तो ये दिए गए हैं 356 में ये प्रावधान है। दूसरी प्रावधान क्या है जिसके आधार पर 356 लगाया जा सकता है? आर्टिकल 365, अनुच्छेद 365। आप सोचिए, मैंने आपसे अभी कहा था कि आर्टिकल 356 में राज्यपाल राष्ट्रपति को या तो रिपोर्ट सबमिट कर दे या तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट कर दे और रिपोर्ट में ये बातें मेंशन करे कि राज्य जो है अपना शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चला पा रहा है, या फिर राष्ट्रपति को स्वयं सेटिस्फेक्शन हो जाए, राष्ट्रपति को स्वयं यह समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाया जाता है। ठीक है। या फिर ये हम संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो हमने ये शब्द लिखा है, अभी हमने लिखा था, लेकिन जो प्रचलित में है कि स्टेट इमरजेंसी लग गई, तो मैं अभी नॉर्मल अपने पढ़ाने के दौरान ये बातें कहूंगा, तो आप इसे एक जनरल वे में लीजिएगा कि राष्ट्रपति ने खुद ही सेटिस्फेक्शन ले लिया कि उस राज्य का संविधान जो है, उस राज्य में जो शासन प्रणाली है संविधान के अनुरूप नहीं चलेगी, तो वो उस स्टेट में 356 की घोषणा हो गई। एक और आर्टिकल क्या कहता है? 365 ये बात कहता है कि यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि केंद्र सरकार कोई निर्देश किसे दे? राज्य को, और राज्य जो है, देखिए ध्यान से सुनिए, इस आर्टिकल के आधार पर ही अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग सबसे ज्यादा हुए। केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे रहा है कि आप इन कानूनों को अपने राज्य में लागू करवाइए। राज्य सरकार ने अपने राज्य की स्थिति देखते हुए उन कानूनों की अवहेलना कर दी, उन कानूनों को अपने यहां लागू करने में वे असमर्थ रहे, या तो पूरे के पूरे वो लागू नहीं कर पाए, या फिर उस कानून के कुछ भाग लागू किए और कुछ भाग लागू करने के लिए समर्थ नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में भी राष्ट्रपति के लिए ये मानना लॉफुल होगा, विधिपूर्ण होगा, विधि मान्य होगा कि उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। आप सोचिए, इस लाइन को थोड़ा और ठीक से समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नियमों को अपने स्टेट में लागू करने के लिए कहा। राज्य सरकार ने अपनी शासन व्यवस्था के अनुरूप उन नियमों का समन्वय कराने की कोशिश की कि ये नियम हमारे राज्य में ठीक से चल पाएंगे कि नहीं, और ऐसा हुआ कि राज्य सरकार को लगा कि ये नियम है हमारे राज्य के लिए, इन नियमों का जो संग्रह है, इन नियमों का जो कलेक्शन है, जो लॉ आपने दिए हैं, ये हमारे राज्य में लागू हो, इससे अच्छा है कि इन नियमों को हम रिजेक्ट कर देते, क्योंकि हमारे राज्य इन नियमों के अनुरूप है नहीं। अब आप सोचिए कि अगर कोई किसी राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने में असमर्थ हो गया, ऐसे सिचुएशन में भी राष्ट्रपति के लिए यह मानना लॉफुल होगा, विधि मान्य होगा कि उस राज्य में ऐसी व्यवस्था आ चुकी है, अब वो राज्य अपनी शासन प्रणाली को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चला पा रहा है। ऐसे सिचुएशन में 356 का वो प्रयोग वहां कर देगा और कहेगा कि इस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जा रही है। सोचिए ये आर्टिकल कितना विवादास्पद हो रहा है।
केंद्र सरकार कोई भी निर्देश राज्य को दे, राज्य उस निर्देश को अपने यहां पालन करने में असमर्थ हो, ऐसे सिचुएशंस में राष्ट्रपति के लिए यह मानना बिल्कुल लॉफुल हो जाएगा कि उस राज्य की शासन व्यवस्था नहीं चल रही है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप। इस बात की गारंटी है कि केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए हैं राज्यों के इकोसिस्टम को, राज्यों के पूरी परिस्थिति को देखते हुए वे निर्देश दिए। हो सकता है कि केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं वो केंद्र सरकार के फायदे के वाला जो है निर्देश हो। केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि इन निर्देशों को उस राज्य में लागू कराने से हो सकता है कि आने वाले चुनाव में हमें फायदा हो, लेकिन राज्य को वो निर्देश अपने राज्य के अनुरूप नहीं लग रहे हो, इसीलिए उन निर्देशों को वो मानने में असफल है, वो नहीं मान रहा है। ऐसे सिचुएशंस में आर्टिकल 356 का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इसका दुरुपयोग बहुत बार हुआ, कई बार निर्देश ऐसे होते थे और राज्य सरकार उसे पालन करने में असमर्थ है। तो ऐसे सिचुएशंस में राष्ट्रपति को ऐसा लगता था कि शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है और उन स्थिति में 356 का प्रयोग कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने 356 के प्रयोग के जो दो आधार हैं उन्हें हमने ठीक से जान लिया। अब हम देखते हैं कि 356 जो लगाए जाते हैं उनके लिए किन शर्तों के कैसे प्रावधान होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कैसी स्थितियां बनाई जाती है जिससे 356 आगे भी सस्टेन करे, कितने दिनों तक वो चल सकता है, ठीक है, मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन क्या है, इसके अप्रूवल के लिए क्या शर्तों को पालन करना बहुत जरूरी होता है। इन प्रावधानों के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, हम 356 में जो जानने वाले हैं अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। इसके लिए क्या अप्रूवल चाहिए? देखिए, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। ये हमारा निम्न सदन होता है और ये हमारा उच्च सदन होता है। निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की भूमिका बहुत बड़ी होती है इसके अप्रूवल के लिए। याद रहे कि जिस दिन राष्ट्रपति ने उद्घोषणा, जो ऑर्डर उन्होंने निकाला कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से यह उद्घोषणा लागू हो जाती है। और यह उद्घोषणा बिना संसद के 2 महीने तक लागू रहती है उस राज्य में। मान लिया जाए कि आज के डेट राष्ट्रपति ने 356 बिहार राज्य में लगा दिया। ऐसे सिचुएशन में संसद में इन दोनों सदनों से जो ये उद्घोषणा को जो पास कराया जाएगा, जब तक ये पास ना हो 2 महीने तक बिना इन दोनों की अनुमति के, इन दोनों के सदनों से पास नहीं हुआ है अभी। ऐसे सिचुएशन में 2 महीने तक अनुच्छेद 356 उस राज्य में लगा रह सकता है। 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को साधारण बहुमत से, याद रहे, साधारण बहुमत से ऐसी उद्घोषणा को पास कराना होगा 2 महीने के भीतर। बिना पास कराए 2 महीने तक अनुच्छेद 356 उस राज्य में लगा हुआ रह सकता है, लेकिन 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होगा। यदि वो पास हो जाता है तब ये आर्टिकल 356 उस राज्य में 6 महीनों तक लगा रह सकता है। अब आप सोचिए, मान लिया जाए 2 महीने के भीतर लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा विघटित हो गई और राज्यसभा ने इस अनुमोदन को पास कर दिया है साधारण बहुमत से। तो हमने अभी कहा है कि बिना संसद के अनुमोदन के कितने महीने तक ये 356 उस राज्य में जीवित रह सकता है?
2 महीने तक। इस 2 महीने के भीतर क्या हुआ कि राज्यसभा ने, जो उच्च सदन है हमारा, इसने इस अनुमोदन को पास कर दिया, लेकिन उसी दरमियान लोकसभा विघटित हो गई। ऐसे सिचुएशंस में ये याद रखना कि जब नई लोकसभा बैठेगी उसे 30 दिन का समय मिलेगा, 30 दिन का समय मिलेगा, और 30 दिन के समय के अंदर उसे फिर से पास करना होगा, नहीं तो वो अनुच्छेद 356 स्वतः समाप्त हो जाएगा। और याद रहे 356 को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को किसी संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति जब चाहे जिस समय 356 को उस राज्य से वापस ले सकता है। ठीक है, आप ये बात जानिए, मैंने आपसे कहा कि संसद के दोनों सदन, स्टेप बाय कर जानते हैं, संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से 2 महीने के भीतर यदि 356 की जो घोषणा है उसे अपने साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पास कर दें, ऐसे सिचुएशन में 356 6 महीनों तक उस राज्य में लगा रह सकता है। ठीक, अब सोचिए कि इस दरमियान, ये 6 महीने के दरमियान लोकसभा का विघटन हो गया। 6 महीने तक तो चलेगा, लेकिन 6 महीने से आगे बढ़ाना है। ऐसे सिचुएशन में जिस दिन 6 महीने खत्म होगा उसके बाद राज्यसभा ने सबसे पहला काम किया क्या कि उसने साधारण बहुमत से और आगे 6 महीने लगाने के लिए उस बिल को पारित कर दिया। ठीक है, लेकिन लोकसभा उस दरमियान विघटित हो गई। ऐसे सिचुएशन में जब फिर से नई लोकसभा बैठेगी उसे 30 दिन का समय मिलेगा। लोकसभा के विघटन हो जाने पर राज्यसभा यदि साधारण बहुमत से अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए, या 356 को लागू करवाने का जो प्रावधान है वो साधारण बहुमत से पास कर दिए अपने सदन से, ऐसे सिचुएशंस में नई लोकसभा जिस दिन बैठेगी उसे 30 दिन का अल्टीमेटम समय मिलेगा कि आप 30 दिनों के भीतर इस प्रावधान को पास करवाइए, इस बिल को आप पास करवाइए। और अगर ऐसा करने में लोकसभा असमर्थ रहती है तो 30 दिन के बाद 356 खत्म हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, देखिए मैं एक आर्टिकल अभी लिखने जा रहा हूं, 356 का क्लॉज 5, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमने कहा कि बार बार अनुमोदन होने पर 6-6 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब तक? एक बार दोनों सदनों से अनुमोदन हो गया तो 6 महीने बढ़ा, फिर से अनुमोदन हो गया तो 6 महीने बढ़ा, लेकिन जब 1 साल का समय पूरा हो जाता है इसके बाद 356 का क्लॉज 5 जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। उसमें यह प्रावधान कर दिए गए थे कि यदि 356 का कार्यकाल 1 साल किसी राज्य में पूरा हो गया है और इससे आगे और बढ़ाना है तो 2 शर्तें पालन हो जानी चाहिए। उन दो शर्तों का होना जरूरी है। पहला, पूरे देश में या देश के किसी भाग में, ये आर्टिकल 352, पूरे देश या किसी भाग में, पूरे भारत में, पूरे देश में अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, या फिर भारत के किसी भाग में 352 लगी हुई हो। इन शर्तों में 1 साल से अधिक का दायरा आप ले सकते हैं, 1 साल से अधिक आप जा सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग जो ना, निर्वाचन आयोग, ये बातें क्लियर कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है जिससे उस राज्य में दोबारा इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते हैं, उस राज्य में चुनाव संभव नहीं है फिलहाल। ऐसी भी सूरत में
356 का कार्यकाल 1 साल से और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कहां तक जा सकता है? 3 साल तक, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं। हमारे संविधान में इससे ज्यादा के प्रावधानों की चर्चा नहीं की गई है। 356 के क्लॉज 5 को जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और 78 में जनता पार्टी के द्वारा। और प्रावधान क्या किए गए थे कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1 साल से अधिक का दायरा अगर पूरा करना है तो अनुच्छेद 352 या तो पूरे देश में लगा हुआ होना चाहिए या देश के किसी एक भाग में, या फिर दूसरी शर्त क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह बात डिक्लेयर कर दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते फिलहाल। ऐसी सूरत में 356 का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 2019 में जो स्टेट इमरजेंसी जो लगी है उसमें ये दूसरी शर्त का पालन करके 1 साल से ज्यादा बढ़ाया गया था, क्योंकि 2019 के समय अनुच्छेद 352 पूरे देश में तो लगा हुआ था नहीं और ना ही पूरे देश के किसी भी भाग में। तो किन शर्तों के आधार पर 1 साल से ज्यादा का समय लगाया गया अनुच्छेद 356 के लिए? वो था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि उस राज्य में, मतलब उस जगह में इलेक्शंस नहीं हो सकते। ऐसे सूरत में जम्मू कश्मीर में 356 1 साल से ज्यादा लगा। तो ये बातें हम लोग अप्रूवल और ड्यूरेशंस इन दोनों को हम जाने और समझे। याद रहे कि 356 किसी राज्य में लग जाने के बाद उस राज्य की स्थितियां क्या होती है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, मैं उसे क्लियर करूंगा। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि 356 किसी राज्य में यदि लगा दिया गया है तो 356 को वापस लेने के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की, किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति एक फॉर्मल ऑर्डर निकालकर 356 उस राज्य से हटा सकता है। और एक बात जान के रखिए कि 356 जिस राज्य में लगता है उस राज्य में, एक बात जानिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में यह प्रावधान कर दिया गया था उनके द्वारा कि 356 जिस राज्य में लगा और लगने के बाद केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य में कुछ नियम बनाए गए राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। उन नियमों का जो कार्यकाल होगा उसके बारे में हम जान रहे हैं। जब 356 उस राज्य में लगा हुआ है तब तो वो नियम चल ही रहे हैं, लेकिन 356 के हट जाने के बाद भी वो नियम लगातार उस राज्य में लागू रहेंगे जब तक कि उस राज्य की नई विधानसभा, जो नई सरकार वहां पे आएगी, वो सरकार उस नियम को या तो बर्खास्त कर दे, तभी जाके वो नियम वहां से हटेंगे। मान लिया जाए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और लगने के बाद केंद्र सरकार ने बिहार में कुछ नियम बनाए, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि राष्ट्रपति शासन अब बिहार में खत्म हो गया। ऐसे सिचुएशन में वो नियम लगातार यहां जीवित रहेंगे और वो तब तक जीवित रहेंगे कि जब तक कि बिहार में नई विधानसभा, नई सरकार आकर उन नियमों को खत्म ना कर दे, सस्पेंड ना कर दे, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। ये बातें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दी गई। इसमें अनुच्छेद 356 किस तरीके से नियमों को कितने समय तक किसी राज्य में लगाए रख सकता है, इसके बारे में 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान जोड़ दिया गया था। संविधान में यह प्रावधान जोड़ दिया गया था। अब देखिए, हमने 356 के बारे में जितना अभी जाना, जो समझा, अब हम 356 के बारे में कुछ और जानेंगे कि 356 से राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी 356 किसी राज्य में लगता है, सबसे पहला काम तो ये होता है कि राष्ट्रपति जो है उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है अपने हाथ में ले लेता है। राष्ट्रपति जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है, राज्य की शासन व्यवस्था अपने पास ले लेता है, अपने पास ले लेता है। या फिर ये भी है कि राष्ट्रपति जो है गवर्नर के माध्यम से भी राज्य में शासन चला सकता है, या फिर कोई अपना प्राधिकारी, कोई अथॉरिटी वहां पर रखकर तो भी राज्य का शासन अपने अनुसार चला सकता है। ये बातें भी याद रखनी है कि प्रचलन में ऐसा हुआ, राज्य की मंत्री परिषद, यानी कि आप जनरल वे में इसे सरकार कह सकते हैं, इसे बर्खास्त कर देता है। चलन में यह होने लगा
कि जब भी किसी राज्य में 356 का प्रयोग किया जाता था, उस राज्य की मंत्री परिषद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाता, बर्खास्त कर दिया जाता था, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता था। ठीक है, ये बातें भी याद रखनी है कि विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। याद रहे, पूरी की पूरी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, या फिर उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता। और प्रचलन में यही होने लगा कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, उस राज्य की सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दी जाती है। याद रहे कि इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे जाके एक निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया कि जिस दिन राष्ट्रपति ये उद्घोषणा करेगा कि उस राज्य में 356 का प्रयोग किया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, उस समय विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि संसद उसका अनुमोदन ना कर दे। संसद एक बार दोनों सदनों से उस उद्घोषणा को पास कर दिया, तब जाकर आप उसके विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिस दिन उद्घोषणा हुई उसी दिन भंग कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और याद रहे, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह लगा कि राष्ट्रपति ने गलती से नहीं, जानबूझकर 356 का प्रयोग किया है, किसी दुर्भावना युक्त, ठीक है, पूर्वाग्रह से ऐसी की सिचुएशंस खुद ही बना ली जो राज्य में ऐसी पैदा नहीं हुई है, और राज्य ने 356 का प्रयोग कर दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय उस राज्य की विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है, जिस विधानसभा को भंग किया गया। अभी के सिचुएशंस में यही है कि अब यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि 356 का जो प्रयोग उस राज्य में हुआ वो गलत हुआ, तो फिर जो भंग की गई विधानसभा उसे पुनर्जीवित कर सकता है। ये 356 के बारे में मैंने बताया अभी तक आपको। अब देखिए, 356 का बहुत दुरुपयोग हुआ है। जैसे कि 20 जून 1951 को सबसे पहला 356 का प्रयोग किया गया था पंजाब में। फ्रेंड्स, एक बात आप जान लीजिए कि पंजाब जो है ना, उसके ठीक बगल में पाकिस्तान था। अगर मैं इसे मैप के द्वारा समझाऊं तो इसे आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पंजाब यहां पर है, बगल में पाकिस्तान है। 1947 में जब बंटवारा हुआ, 1947 में, इस समय लाखों लोग पंजाब में कत्लेआम के द्वारा मारे गए। पंजाब दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा पाकिस्तान में गया, वेस्ट पंजाब, और एक हिस्सा भारत में रहा। कई लोगों के घर विस्थापित हुए, मानव इतिहास की बहुत बड़ी त्रासदी हुई। याद रहे कि विभाजन के समय देश एक तरफ आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय देश इस दुख में भी डूबा हुआ था, क्योंकि ये एक तरह से दो धारी तलवार हुई। एक तरफ हमारे देश में खुशी की लहर दौड़ी कि हम औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए हैं इतने सालों के बाद, लेकिन उसी समय विभाजन का बहुत बड़ा दर्द देश के कई हिस्से झेल रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब झेला। पंजाब के कई घर बिखर गए और पुनर्स्थापन होना स्टार्ट हो गया। कई लोग ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब जा रहे हैं, वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, पाकिस्तान में मुस्लिम, इन सबों के बीच में बहुत बड़े लेवल पे दंगाएं हुए। और कई लोगों ने, रिकॉर्ड में तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, पर जहां तक मुझे अंदाजा है कि लगभग 5-7 लाख लोग जो हैं वो पंजाब बहुत लाखों की संख्या में मारे गए थे। और विभाजन का ये दर्द जो है, आज तक देश इस बात को अनुभूति में लेता है कि विभाजन दो धारी तलवार थी। देश आजादी का जश्न भी मना रहा था और देश के बहुत बड़े बड़े हिस्से इस आजादी के जश्न के दूसरे पहलू में अपनी जिंदगी को खोते हुए देख रहे थे, और उसमें एक पंजाब था। हुआ था क्या कि इस समय जो पंजाब में जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। आई थिंक उस पर चीफ मिनिस्टर गोपी चंद भार्गव थे, और भारत के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन विभाजन के चलते कांग्रेस के ही खुद अंदर कई मतभेद पैदा हो गए थे और देश में सीपीआई मूवमेंट भी चल रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मूवमेंट चला रही थी। ये भी पंजाब में बहुत सक्रिय थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समानता, न्याय, शासन व्यवस्था में समानता लाना, इन सबों के मुद्दे, किसानों और लेबर के रिफॉर्म्स, लेबर लॉ के रिफॉर्म्स, इन सभी के मुद्दों को लेकर जो पंजाब में गोपीचंद भार्गव जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार पर लगातार दबाव दिया जा रहा था। ऐसी सिचुएशंस में पंजाब की जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था थी पंजाब में, वो व्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। और ऐसे सिचुएशंस में गवर्नर की जो रिपोर्ट गई राष्ट्रपति को कि इस राज्य की शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती, और इसके कारण पहली इमरजेंसी, नेशनल स्टेट इमरजेंसी जो है 1951 में लग गई, 20 जून 1951 में। लेकिन याद रहे कि इस इमरजेंसी को ये नहीं कह सकते हैं कि 356 का दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि पंजाब की स्थिति ही ऐसी हो गई थी, कैसे सरकार चलाया जाता। लेकिन 1969 के समय केरल में आई थिंक केरल में जो चीफ मिनिस्टर थे, कोई नंबूदरी पाद थे, चीफ मिनिस्टर थे। मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूं, नंबूदरी पाद थे चीफ मिनिस्टर। वो पहले चीफ मिनिस्टर थे केरल के, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पहली सरकार बनी केरल में। लेकिन केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार यहां पर दबाव क्या उठा रही है, क्योंकि नंबूदरीपाद की जो सरकार थी वो गरीबों को न्याय दिलाने के पक्ष में ज्यादा थी, क्योंकि कम्युनिस्ट टेम्परामेंट जो होता है ना, वो समानता, न्याय, असमानता को दूर करना, इन सबों की विचारधारा को लेकर चलता है। ऐसे सिचुएशंस में लैंड रिफॉर्म्स बहुत हो रहे थे, जमीनों को लेकर, जमीनों की जो माप चलती है, लैंड सीलिंग जो चलती है, इन सबों को लेकर कई सुधार कानून बनाए गए सीपीआई सरकार के द्वारा। और ऐसे कानूनों को लगातार जो बड़े लैंड ओनर सब थे, जमींदार सब थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था। और हालांकि वो सारे जमींदार कांग्रेस के फेवर में थे, इसीलिए कांग्रेस ने सबसे पहले क्या किया, जबरन केरल की सरकार गिरा दी। केरल की सरकार यानी केरल के गवर्नर के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि यहां का शासन नहीं चल सकता, और पूरी मंशा के साथ केरल की सरकार गिरा दी गई। यह पहला 356 का दुरुपयोग का मामला था। और इसके बाद न जाने कितनी बार 356 का यही प्रयोग हुआ कि जब भी केंद्र सरकार की मंशा हो, वो राज्य सरकार में जो गवर्नर है, जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य में जो चलती है, जो वहां पे जो गवर्नर है, एक तरह से वो केंद्र का एजेंट ही तो है, एक तरह से एकात्मक व्यवस्था का उदाहरण है वो। जैसे आपातकाल एकात्मक व्यवस्था का एक प्रावधान है, उसी तरीके से गवर्नर भी तो एक केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। गवर्नर की रिपोर्ट आती थी और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां की मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सरकार को बर्खास्त कर देता था। और लगातार ऐसे मामले आए 1997 में, 1978 में, 1980 में, 1992 में। इस तरीके अयोध्या कांड के समय में 4 राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। और न जाने 356 के इतने दुरुपयोग हुए कि कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार थी। कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार थी। एसआर बोम्मई जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया, जब इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया 1994 में, एसआर बोम्मई केस का जो निर्णय आया, उसके तहत 356 का अब प्रयोग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 356 बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में लगाया जाएगा। एसआर बोम्मई केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें यह भी बातें सब लिखी गई कि किन आधारों पर 356 लगाया जा रहा है, उन आधारों की हम जांच करेंगे।
मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है उस सलाह को नहीं जांचेंगे, लेकिन जो 356 लगाने की जो सलाह थी उन सलाह के पीछे क्या आधार थे उन आधारों की हम जांच करेंगे। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दे दिया कि यदि राष्ट्रपति की जो मंशा है वो दुर्भावना युक्त हो, ऐसा लगे कि राष्ट्रपति ने जानबूझकर सरकार के फेवर में, केंद्र सरकार के फेवर में राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए 356 का प्रयोग करवाया है, ऐसे सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस विधानसभा को, यानी जिस राज्य की विधानसभा को भंग किया गया, जिस राज्य की मंत्री परिषद को भंग किया गया, उस राज्य की विधानसभा को दोबारा पुनर्जीवित कर सकता है, ऐसा कहा इस केस में निर्णय आया। और अब की स्थिति यह है कि 356 का प्रयोग बहुत कम होता है। अब 356 का प्रयोग करना काफी कठिन है। फ्रेंड्स, मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं। मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 356 का जुडिशियल रिव्यू, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 356 लगे, कहीं पर लगा, इसकी जांच कर सकती है कि नहीं, इसके बारे में हमारा मूल संविधान मौन था, ऐसी कोई चर्चाएं नहीं थी। 38वें संविधान संशोधन 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने ये बातें मेंशन कर दी संविधान में कि 356 का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बाद में राजस्थान सरकार बनाम भारत संघ 1977 1976 में राजस्थान सरकार बनाम भारत संघ ये केस आया सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय दिया गया, यह भी बात कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और याद रहे, ठीक इसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया, जो 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी कि 356 का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसे हटा दिया राजस्थान सरकार बनाम भारत संघ मामला के जस्ट एक साल के बाद। तो आज की स्थिति यह है कि 356 का प्रयोग अगर कहीं हुआ है तो न्यायालय इसकी जांच कर सकती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बातें बहुत जरूरी है, जब किसी राज्य में 356 लगाया जाता है, उस राज्य की जो सरकार है संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, ऐसी रिपोर्ट राज्यपाल ने भेज दी, या फिर 365 के तहत केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए राज्य सरकारों को, उन निर्देशों को पालन करने में राज्य सरकार असमर्थ है, तो राष्ट्रपति के लिए लॉफुल है, विधि मान्य है कि वो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। याद रहे एक बात कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो उस राज्य की उच्च न्यायालय की शक्ति केंद्र सरकार के पास कभी नहीं जाएगी, और ना ही केंद्र सरकार संविधान में उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कोई भी उपबंध, जो भी प्रोविजंस हाई कोर्ट के हैं, उनमें कोई भी तरह का, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता। मैं फिर से इसे क्लियर कर रहा हूं, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगी। साथ साथ यदि केंद्र सरकार संविधान में कुछ चेंजिंग करके उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति अपने पास लेना चाहता है, वो बदलाव भी नहीं कर सकता। यानी कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगने के बाद संविधान में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकती जो उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करे। तो ये बातें हमेशा मेंशन रखनी है कि अभी तक 356 का जो प्रयोग जितनी बार हुआ, उसमें कई बार दुर्भावना युक्त हुआ और कई बार सही तरीके से युक्त हुआ। जैसे 2019 में जो 356 का प्रयोग किया गया था, वो बहुत हद तक सही था, क्योंकि वहां की व्यवस्था सही करनी थी, और आज हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। लेकिन 356 के बारे में यह भी इतिहास है कि 356 बहुत ही बुरी तरीके से भी इसका यूज किया गया है। सरकारों ने अपने
फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया था। खैर, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कहा था कि डेड लेटर है, ये कभी जीवित नहीं होगा, पर ये जीवित हुआ भी और अपना प्रकोप कई राज्यों पर दिखाया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 356 के प्रावधानों को जाना, 356 लगने के आधारों को जाना, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने जाना। मैं और कोशिश करूंगा कि 356 के बारे में और कभी किसी और वीडियो में इसके और दूसरे एस्पेक्ट्स बताऊं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर आई होप कर ही लिए होंगे। और फिलहाल जो इमरजेंसी की जो कड़ी है, अगली कड़ी जो मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आऊँगा, मैं जल्द वो वीडियो लाऊंगा, और तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।